हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अभी तक बिहार पीसीएस का पेपर टल चुका है, आप लोगों को पता है। और उत्तराखंड पीसीएस का भी पेपर है, फरवरी में करीब जाएगा। फिर से इसकी डेट आ गई फॉर्म फिल करने की, तो आज से स्टार्ट है, मतलब 8 दिसंबर से स्टार्ट है। तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं जो इच्छुक हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं है उसमें, बस कुछ ही दिन के लिए ओपन है साइट। और जिसको कुछ उसमें सुधार करना है अपने फॉर्म में, जिसको कमी रही हो गई हो, तो वो सुधार भी आप लोग कर सकते हैं साथ में। और तैयारी अच्छे से करिए। कई 2-3 साल बाद इसमें फॉर्म आया है और वैकेंसी भी अच्छी खासी है और मौका भी है और अभी समय भी है। तो उत्तराखंड पीसीएस में स्पेशल का बहुत बड़ा योगदान होता है। करीब 40 प्रश्न मान के चलते हैं, इतने प्रश्न उत्तराखंड स्पेशल होते हैं, विशेष के आते हैं, जिसमें इतिहास, वहाँ का भूगोल, ठीक है, वहाँ के सारी चीज़ें वहाँ पे रहती हैं उसमें। और करंट अफेयर भी रहता है खास करके। तो आज हम स्टार्ट करेंगे वीडियो उत्तराखंड विशेष के रूप में, और उसमें हम भूगोल का पार्ट देखेंगे। ठीक है, तो भूगोल में जैसे देखेंगे तो हम उनके ज़िले हैं ये देखिए। पहली बात तो नोट्स जो है ना, उत्तराखंड विशेष का जो भूगोल का नोट्स है, ये एमसीडी रुड़की एक संस्था है। ठीक है, और मुफ्त है, मुफ्त कोचिंग प्रोवाइड कराते हैं ये। और बहुत अच्छी, मतलब अच्छी कोचिंग है, अच्छी संस्था है ये। तो यहाँ पे हम इसमें ज़िलेवार भी है, ज़िलेवार बात करेंगे, किसके ज़िले, मतलब उत्तराखंड कहाँ कहाँ, कौन कौन से देशों से लग रहा है, किस राज्य से लगता है इसकी सीमा। फिर उसके बाद हम उत्तराखंड का भूगोल देखेंगे। ठीक है, तो आपको पता है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही एक भाग हुआ करता था 2000 से पहले। ठीक है, नवंबर 2000 से पहले उत्तर प्रदेश का ही एक भाग हुआ करता था। और नवंबर 2000 में क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को अलग करके एक नया प्रांत बनाया गया, नाम रखा गया उत्तरांचल, जिसको लोग 2009 में नया नाम दिया गया उत्तराखंड। और वर्तमान स्वरूप वो, वर्तमान नाम जो है वो 2009 में ही आया है। ठीक है, आपको पता है कि भारत की पहला कृषि विश्वविद्यालय रहा है उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, जिसको बाद में पंडित गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय के नाम से स्थापित हुआ, उसका नाम रखा गया। तत्कालीन उत्तर प्रदेश में तो स्थापित था, लेकिन वर्तमान में वो उत्तराखंड में स्थित है। ठीक, तो हम बात करेंगे उत्तराखंड के भूगोल की। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि उत्तराखंड का भौगोलिक विस्तार संरचना। बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनेगा, छोटा सा ही बनाएंगे अभी। ठीक है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, फिर राज्य के अन्य राज्यों के साथ जो सीमा लग रही है, कौन सा जिला लगता है, 8 भौगोलिक विभाजन है, ये सारी चीज़ हम इसमें बात करेंगे। ठीक है, तो करीब आधा घंटा का वीडियो होगा ये। ठीक है, तो उत्तराखंड भूगोल, भैया वीडियो अच्छी होने वाली है, पहली बात बता दें। पिछले जो पेपर्स हुए आपने उसमें देखा भी है, अच्छा खासा परफॉर्मेंस रहा। यूपी स्पेशल के हमने 5 वीडियो मात्र बनाए थे, और यूपी स्पेशल के जितने भी प्रश्न आए वो सब उसी 5 वीडियो में ही थे। ठीक है, चाहे वो आरओ का एग्ज़ाम रहा हो, चाहे यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम रहा हो, उसमें आपको सारे प्रश्न मिल जाएंगे। अच्छे खासे प्रश्न मिलते भी हैं, नोट्स हों या वीडियोज़ जिन्होंने देखे हैं, करंट अफेयर या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी या इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, किसी के भी वीडियो जो भी हैं, प्रश्न अच्छे खासे हैं उसमें, और आपके पेपर क्वालिफाई करने के लायक हैं। उतना आप करेंगे, नोट्स जो देते हैं उसमें भी अच्छा खासा बेनिफिट आपको मिल जाएगा, फ्री निकल जाएगा, बस इतना जानिए। तो फिलहाल उत्तराखंड
विशेष में उत्तराखंड का भूगोल देखेंगे, उत्तराखंड का भौगोलिक विस्तार और संरचना देखेंगे। पहले तो उत्तराखंड राज्य बृहत हिमालय क्षेत्र और गंगा के मैदान क्षेत्र के बीच में स्थित है। ठीक है, इसका आकार जो है ना वो आयताकार है। बृहत हिमालय क्षेत्र और गंगा मैदान क्षेत्र के बीच में उत्तराखंड है और इसका आकार जो है आयताकार है। भौगोलिक विस्तार की बात करें तो इसका उत्तरी जो अक्षांश है ना वो 2843 से 3127 के मध्य में है। ठीक है, उत्तरी अक्षांशीय विस्तार कितना है, मतलब टोटल है 2.44 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ओके, और पूर्वी देशांतर की बात जब करेंगे तो 7734 से लेकर 8182 के बीच में है, मतलब 3.28 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। मतलब इतने में इसका विस्तार, जैसे भारत के बारे में बोला नहीं जब 30 डिग्री अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार भारत का है, उसी हिसाब से। ठीक है, इसका पूर्व से पश्चिम की अगर लंबाई देखेंगे 358 किलोमीटर है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई देखेंगे तो 320 किलोमीटर है। उत्तराखंड का क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो भाई ये 53,483 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, याद रखना उत्तराखंड का जो कुल क्षेत्रफल है ना, जितना भी क्षेत्रफल है उसका 86.07% भाग पर्वतीय है और 13.93% भाग मैदानी है। ठीक है, जैसे कि आप पढ़ते हैं हरिद्वार में गंगा जो है मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो हरिद्वार भी मैदानी क्षेत्र ही होगा, है ना। भारत के पर्वतीय राज्यों में उत्तराखंड का जो क्रम है वो है 10वां। ठीक है, उत्तराखंड राज्य भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.69% है और इस दृष्टि से भारत का 18वां राज्य है, टोटल ओवरऑल मिला के बता रहे हैं इसमें। ठीक है, एक चीज याद रखना कि तेलंगाना राज्य बनने से पहले उत्तराखंड क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 18वां राज्य था। जब तो 2014 में तेलंगाना राज्य बना तो उत्तराखंड क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 19वां राज्य हो गया। ठीक है, लेकिन जैसे ही जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना फिर से उत्तराखंड का 18वां स्थान आ गया वापस। ठीक है, ध्यान रखना, प्रश्न कैसे भी बन सकता है भाई, तो हमें इसका ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तराखंड के राज्य के जिलों का जो क्षेत्रफल है उसमें चमोली जिला है। चमोली जिले का क्षेत्रफल कितना भाई, 8030 वर्ग किलोमीटर, उत्तरकाशी का 8016। सबसे बड़ा जिला है चमोली। ठीक है, सबसे बड़ा जिला कौन सा है, चमोली है, और सबसे छोटा जिला है चंपावत। ठीक है, सबसे बड़ा जिला कौन सा है, चमोली, और सबसे छोटा है चंपावत। ओके, ध्यान, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला चमोली है, सबसे छोटा है चंपावत। ओके, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड राज्य की पूर्वी और उत्तरी सीमा अंतर्राष्ट्रीय है। एक तरफ नेपाल भी है, एक तरफ चाइना भी है। इसके अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है भैया 625 किलोमीटर। उत्तराखंड की पूर्वी सीमा नेपाल से मिलती है और उत्तर में चीन तिब्बत स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड की चीन से जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा वो 350 किलोमीटर की है। चीन के साथ जो सीमा लग रही है वो 350 किलोमीटर की है, और उत्तराखंड से नेपाल की जो सीमा लग रही है वो 275 किलोमीटर की है। उत्तर से बृहत हिमालयी क्षेत्र और पूर्व में काली नदी जो है, उत्तर में बृहत हिमालयी क्षेत्र है और पूर्व में काली नदी इसकी सीमा बनाते हैं। राज्य के 3 जिले हैं, उत्तरकाशी है, चमोली है, पिथौरागढ़। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ 3 जिले हैं जो कि चीन की सीमा से लग रहे हैं, और 3 जिले हैं जो नेपाल से लगते हैं, उसका नाम है पिथौरागढ़, चंपावत और ऊधम सिंह नगर। ठीक है, राज्य के कुल 5 जिले हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो भैया याद हो गया होगा, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत और उत्तर ऊधम सिंह नगर। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अन्य राज्यों के साथ जो सीमा लगती
उसके बारे में देख लेते हैं। तो उत्तराखंड 2 राज्यों से सीमा लगाता है। एक तरफ है हिमाचल प्रदेश और एक तरफ है उत्तर प्रदेश। पश्चिम में हिमाचल प्रदेश है और दक्षिण में उत्तर प्रदेश है। 2 जिले हैं जो हिमाचल प्रदेश से सीमा लगाते हैं। हिमाचल प्रदेश से लगने वाले जिलों का नाम है उत्तरकाशी, देहरादून, और उत्तर प्रदेश से 5 जिले सीमा लगाते हैं। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल और उधम सिंह नगर। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल और उधम सिंह नगर, ये 5 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा साझा करते हैं। राज्य का सबसे उत्तरी जिला जो है उत्तरकाशी है, सबसे पूर्वी जिला पिथौरागढ़, पश्चिमी जिला है देहरादून और दक्षिणी जिला है उधम सिंह नगर। जो पौड़ी जिला है ना, इसकी ये सबसे ऐसा एक जिला है जिसकी सीमा सबसे ज्यादा जिलों से लगती है। पिथौरागढ़ 7 जिलों से इसकी सीमा लगती है। कौन कौन से? हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा और नैनीताल को स्पर्श करती है पौड़ी जिले की सीमा। ठीक है, 4 जिले हैं टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और अल्मोड़ा, जो कि पूरी तरह आंतरिक जिले हैं। ये किसी भी देश या किसी राज्य से सीमा नहीं बनाते हैं। तो कौन कौन से जिले? टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और अल्मोड़ा। सर्वाधिक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा रखने वाला जिला जो है वो है, उसका नाम है पिथौरागढ़। इधर चीन से भी लग रहा है, इधर नेपाल से भी लगता है इसका जिला, इसकी सीमा। ठीक है, उत्तराखंड को 8 भौगोलिक भागों में विभाजित किया गया है। उसमें 8 भौगोलिक विभाजन कौन से हैं? ट्रांस हिमालयी क्षेत्र, बृहत या उच्च हिमालयी क्षेत्र, लघु मध्य हिमालयी क्षेत्र, दून, द्वार जिसको बोलते हैं। ठीक है, शिवालिक, दून जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये सब दून है ना। शिवालिक क्षेत्र भाबर, तराई, गंगा का मैदानी क्षेत्र है। ये 8 भौगोलिक भागों में विभाजित किया गया उत्तराखंड को। आपके ट्रांस हिमालय की बात करें, ट्रांस का मतलब अर्थ होता है के पार। ठीक है, मतलब हिमालय के पार स्थित भूभाग ट्रांस हिमालय है। इसका कुछ भाग उत्तराखंड में और शेष तिब्बत में है। इस क्षेत्र की जो चौड़ाई है वो है 20 से 30 किलोमीटर की। औसतन ऊंचाई देखेंगे तो 2500 से 3500 मीटर ऊंचाई है। इसमें मुख्यतः 3 जिले आते हैं इस क्षेत्र में, ट्रांस हिमालय वाले में। कौन कौन से? उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच जो फॉल्ट लाइन है, ट्रांस महान हिमालय को अलग करने वाली लाइन है, उसका नाम है इंडो सांगपो भ्रंश। ट्रांस और बृहद को जो अलग करती है ना सीमा, उसका नाम है इंडो सांगपो भ्रंश। इस क्षेत्र की पर्वत श्रेणियों को जांस्कर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, उत्तराखंड के अधिकांश दर्रे यहीं पर हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कैसे हुआ हिमालय का निर्माण भी देख लेते हैं। और ये सबको पता होगा हिमालय का निर्माण कैसे हुआ होगा। ठीक है, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, उत्तर में अंगारा लैंड, दक्षिण में गोंडवाना लैंड, दोनों स्थित थे। अंगारा लैंड अपनी जगह पर स्थिर रहा, गोंडवाना लैंड खिसक रहा था। बीच में टेथिस सागर है। गोंडवाना लैंड जैसे जैसे उत्तर की तरफ खिसकता गया, वैसे वैसे टेथिस सागर सिकुड़ता गया, और उसके सिकुड़न, उसके अवसादों के जमाव की वजह से हिमालय का निर्माण हुआ। ये सबको पता है। ठीक है, बृहत हिमालय या हिमालयी क्षेत्र, या उसको बोलते हैं मुख्य हिमालय क्षेत्र। यह क्षेत्र लघु हिमालय के उत्तर में और ट्रांस के दक्षिण में है भाई। 15 से 30 किलोमीटर की चौड़ाई है, ऊंचाई है 6000 से 7000 मीटर। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है नंदा देवी, उत्तराखंड में। बृहत हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी, ठीक है, ये उत्तराखंड में है। यह क्षेत्र उत्तराखंड के 6 जिलों में फैला हुआ है। कौन कौन सा जिला भाई? उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, रुद्रप्रयाग,
बागेश्वर और पिथौरागढ़ हैं। इस क्षेत्र ने इसमें विशाल हिमनद ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। वो ग्लेशियर्स कौन कौन से हैं? गंगोत्री, पिडारी, मिलाम ग्लेशियर, जहाँ से कई सारी नदियां निकलती हैं भाई। विश्व प्रसिद्ध जो फूलों की घाटी है ना, वो इसी बृहत हिमालय क्षेत्र में स्थित है, फूलों की घाटी। अब देखिए, बृहत और लघु हिमालय को जो लाइन अलग कर रही है उसको बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट, MCP। मेन सेंट्रल थ्रस्ट बोलते हैं जो बृहत और लघु हिमालय को अलग करती है, और ट्रांस तथा बृहत हिमालय को कौन अलग कर रही थी? इंडो सांगपो भ्रंश। ठीक है, याद रखना। इसमें 10,000 फीट के नीचे क्या फर, चीड़, साल, सागौन पेड़ पाए जाते हैं। मूल निवासी जो है यहाँ पे भोटिया लोग होते हैं, जो ग्रीष्म काल में इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो गेहूं और मक्का की खेती करते हैं। ठीक है, हिमालय के प्रमुख शिखर हैं, पर्वत शिखर जो चमोली जिला में स्थित हैं, उनके बारे में देखें तो नंदा देवी देखिए चमोली में है। कामेट सबसे ऊंचा नंदा देवी है। माना, बद्रीनाथ, चौखाम्बा, त्रिशूल, संतोपद, द्रोणागिरी, गंधमर्दन, कालोंका, हाथी पर्वत, देवस्थान, ये सारे पर्वत हैं जो कि चमोली जिले में स्थित है। आगे भी है नंदा खाट, नंदा घूंघट, गौरी, नारायण पर्वत, जैलन। उत्तरकाशी में जो जिले हैं, वो जो पर्वत श्रेणी है उनको कौन कौन सी भाई? तो याद रखना, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, उत्तरकाशी में कौन सा उत्तरकाशी जिले में कौन सी पर्वत श्रेणी है, निम्नलिखित में से कौन से उत्तरकाशी में नहीं है, कौन सी पिथौरागढ़ में या चमोली में है, कौन सी नहीं है, ये भी होता है। तो उत्तरकाशी जिले में जो पर्वत हैं उनके नाम है भागीरथी, श्रीकंठ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ठीक है, और बंदरपुर। चमोली और पिथौरागढ़ में देखिए नंदा देवी भी है, नंदाकोट है, गुन्नी है। चमोली उत्तरकाशी में जो है वो है केदारनाथ और स्वर्गारोहणी। ये सारी चीजें यहाँ पे हैं। लघु मध्य हिमालयी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो लघु मध्य हिमालयी क्षेत्र जो है उसमें देखिए आंशिक हिमाच्छादित होने के कारण इस क्षेत्र को हिमांचल या हिम का आंचल भी कहते हैं। हिम का आंचल किसको कहते हैं? लघु या मध्य हिमालयी क्षेत्र को कहा जाता है। ठीक है, यह क्षेत्र दून क्षेत्र के उत्तर में है और बृहत हिमालय के दक्षिण में पाया जाता है। भैया, यह क्षेत्र देहरादून, उत्तरकाशी, पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल, अल्मोड़ा, चंपावत 9 जिलों में विस्तृत है। मध्य हिमालय, मध्य या लघु हिमालय। ठीक है, चौड़ाई इसकी अधिक है, 70 से 100 किलोमीटर है। ऊंचाई है 1200 से 4500 मीटर तक। लघु और शिवालिक क्षेत्र में जो एक फॉल्ट लाइन पाई जाती है उसको बोलते हैं मेन बाउंड्री थ्रस्ट। ठीक है, सेंट्रल मतलब ट्रांस और बृहत के बीच में जो था इंडो सांगपो भ्रंश था। बृहत और मध्य के बीच में जो था वो है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और जो लघु और शिवालिक के बीच में उसको बोलते हैं मेन बाउंड्री थ्रस्ट। इस क्षेत्र में तांबा, ग्रेफाइट, जिप्सम, मैग्नेसाइट खनिज पाए जाते हैं। इसमें सरयू, रामगंगा, लघिया, नयार आदि नदियां बहती हैं। दक्षिणी भाग में अनेक ताल पाए जाते हैं, जैसे नकुचिया ताल है, ठीक है, सात ताल है, भीम ताल, खुरपा ताल, पुना ताल, ये सब ताल इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। मध्य हिमालय क्षेत्र की पर्वत श्रेणी की ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, इन्हीं को बोलते हैं बुग्याल या पयार। ठीक है, मध्य हिमालय क्षेत्र की पर्वत श्रेणियों की ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, इन्हीं को पयार, बुग्याल कहा जाता है। इस क्षेत्र की घाटियों में धान, ज्वार, मक्का, गेहूं की खेती की जाती है। इस क्षेत्र में लगभग 45 से 60% भाग वनाच्छादित है। इस क्षेत्र में शीतोष्णकटिबंध प्रकार के कोणधारी सघन वन पाए जाते हैं, जिन्हें चीड़, फर, देवदार, साल प्रमुख है। इसमें मध्य हिमालय की प्रमुख श्रेणियां अगर देखें तो भैया द्रोणागिरी चमोली में है, सुरकंडा टिहरी में है, चंद्रबदनी टिहरी में है, रानीखेत अल्मोड़ा में है, लाल टिब्बा मसूरी देववन है देहरादून चक्राता में, और दूधा तोली जो है चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा में स्थित है। उत्तराखंड का एक पामीर संज्ञा है
वो किसे बोलते हैं? तो याद रखना, उत्तराखंड का पामीर बोलते, चमोली, पौड़ी, अल्मोड़ा जिले में फैली जो दूधा टोली श्रृंखला है ना, दूधा टोली श्रृंखला कहाँ कहाँ फैली भाई? चमोली, पौड़ी, अल्मोड़ा में। इसको उत्तराखंड का पामीर बोलते हैं। याद रखना, यह श्रृंखला लघु हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ से 5 नदियों का उद्गम भी होता है। पश्चिमी रामगंगा, पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार, अटामाड, ठीक है, अटागाड और वूनो। वूनो इसी श्रृंखला में कोडियागढ़ में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि स्थल भी है। यहाँ प्रतिवर्ष 12 जून को उनकी याद में मेला लगता है। गैरसैंण जो कि चमोली में है, गैरसैंण है ना, यही चमोली जिले में है। इस श्रेणी में बांज, चीड़, कैल आदि के सघन वन पाए जाते हैं। दून, दून क्या होता भाई? शिवालिक क्षेत्र और मध्य हिमालय के बीच में पाया जाने वाला जो क्षेत्र है ना, शिवालिक और मध्य के बीच में, उसी को बोलते हैं दोन। ऊंची घाटियां और पहाड़ियां होती हैं। इनकी चौड़ाई 24 से 32 किलोमीटर है। क्षेत्र की पहाड़ी और घाटियों की ऊंचाई 350 से 750 मीटर ऊंची है। पश्चिमी भाग को दून कहते हैं, पूर्वी को द्वार कहते हैं। पश्चिमी को दून कहेंगे, इसी क्षेत्र के पश्चिमी भाग को दून और पूर्वी भाग को द्वार कहते हैं। इस क्षेत्र में धान की फसल सबसे अच्छी होती है। इस क्षेत्र में देहरादून, कोठारी, चौखम, पौड़ी, कोटा, नैनीताल आदि राज्य के प्रमुख क्षेत्र आते हैं। सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र अगर हम देखें इस एरिया में, तो देहरादून है, जो कि 75 किलोमीटर लंबा है, 24 से 32 किलोमीटर चौड़ा भी है। ओके, मानव जनघनत्व भी यहाँ पे सबसे अधिक पाया जाता है दून क्षेत्र में भाई। शिवालिक क्षेत्र की बात करें, इसमें छोटी छोटी ऊंची नीची पर्वत पहाड़ियां हैं। इस क्षेत्र को बाह्य हिमालय या हिमालय का पाद भी कहा जाता है। यह पर्वत श्रेणी हिमालय के सबसे बाहरी मतलब दक्षिणी छोर पर है। इसकी चौड़ाई है 10 से 50 किलोमीटर के बीच। इस क्षेत्र की पर्वत श्रृंखला की चोटियां 700 से 1200 मीटर ऊंची हैं। इस क्षेत्र में शिवालिक क्षेत्र भाबर क्षेत्र को अलग करने वाला जो फॉल्ट लाइन है, शिवालिक और भाबर को जो अलग करता है, उसका नाम है हिमालयन फ्रंट गाल्ट। हिमालयन अग्रसीमा बोलते हैं, जो शिवालिक और भाबर को अलग कर रहा है। यह क्षेत्र हिमालय का सबसे नवीन भाग है, जिसका निर्माण 1.75 लाख से 3 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ, जिसका निर्माण काल मायोसीन से प्लीस्टोसीन युग में माना जाता है। यहाँ पे अधिकांश पर्यटन केंद्र हैं। ग्रीष्मकालीन तापक्रम यहाँ का होता है 29.4 से 32.80 और शीतकालीन होता है 4.40 से लेकर 7.20 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। औसत वार्षिक वर्षा देखेंगे तो भैया 200 से 250 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस क्षेत्र के अंतर्गत दक्षिणी देहरादून, दक्षिणी उत्तरी हरिद्वार, दक्षिणी टिहरी, मध्यवर्ती पौड़ी, दक्षिणी अल्मोड़ा, मध्यवर्ती नैनीताल और दक्षिण चंपावत आदि जिले आते हैं इस क्षेत्र में। अब भाबर क्षेत्र की हम बात करें तो भाबर क्षेत्र, इसकी भूमि उबड़ खाबड़ मोटे मोटे कंकड़ मिट्टी बालू युक्त होता है। इस तराई के उत्तरी और शिवालिक के दक्षिण भाग में है। इसकी 10 से 12 किलोमीटर चौड़ाई है। ठीक है, अनुपयुक्त है कृषि के लिए। इस क्षेत्र में जंगली झाड़ियां और प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। याद रखना, इसी भाबर क्षेत्र में ही आकर नदियां क्या होती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। ठीक है, उसके दक्षिण में स्थित है तराई क्षेत्र। ये महीन कणों वाली अवसादों से बना हुआ क्षेत्र है, लेकिन इस क्षेत्र में वर्षा अधिक होने के कारण यह भूमि ढलना तराई या दलदली है। यहीं पर नदियां फिर से आके वापस ऊपर दिखने लगती है। ठीक है, हरिद्वार में गंगा के मैदानी क्षेत्र के उत्तर और पौड़ी गढ़वाल नैनीताल जिलों के दक्षिण क्षेत्र, उधम सिंह नगर के अधिकांश क्षेत्र को तराई क्षेत्र कहा जाता है। विस्तार है इसका 20 से 30 किलोमीटर। उत्पादित यहाँ की फसलें, अधिक वर्षा यहाँ पे होती है तो इसके लिए इनका फसलों का उत्पादन अधिक होता है। धान गन्ना यहाँ के प्रमुख फसल है। अब गंगा का मैदानी क्षेत्र देख लेते हैं। यह क्षेत्र गंगा सतलज मैदानी क्षेत्र का हिस्सा है। इस क्षेत्र का निर्माण गंगा आदि नदियों द्वारा प्रवाह में लाए गए महीन छोटे छोटे कणों वाले अवसाद मिट्टी, कीचड़, बालू से हुआ है। इस क्षेत्र में 2 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है भाई, एक बांगर पुरानी जलोढ़, एक खादर नवीन जलोढ़। ये हमने भूगोल में भी बताया आपको। जो यानी फसलें यहाँ की हैं वो है धान, गेहूं और गन्ना।
इस क्षेत्र में दक्षिण हरिद्वार का अधिकांश भाग, लक्सर, रुड़की आदि इसी क्षेत्र में आते हैं। दर्रे किसे कहते हैं? दर्रा क्या होता है भाई? दो पहाड़ों पर्वतों के बीच का जो प्राकृतिक मार्ग होता है या पास होता है, उसको दर्रा बोलते हैं। उत्तराखंड में ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक श्रेणी के आसपास अनेक प्राकृतिक मार्ग पाए जाते हैं, ठीक है, उन्हीं को दर्रा बोलते हैं। उत्तराखंड में प्रमुख दर्रों की बात कर लें, माना, नीति, लिपू, ऐसे तो याद कर लेते हैं, लेकिन उत्तराखंड विशेष पढ़ रहे हैं तो उनके विशेष के बारे में जानना जरूरी है। कुछ एक्स्ट्रा है, माना, नीति, लिपू से यहाँ काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो उत्तरकाशी जिले में देखिए थांगला है, मुलिंगला है, नेलंगला है, सांग चोकला है। चमोली पर्वत में, चमोली तिब्बत वाले में देखें तो इसमें देखिए बालचाधुरा है, माना है, डुंगरीला जिसको बोलते हैं, किंगरी बिंगरी है, घाटरालिया है, कोई दर्रा है, म्यूडार है, नीति है, सलसला है, तंजुन है, लमलंग है, चोरहोती है। ये सारे दर्रे चमोली जिले में है, ठीक है। पिथौरागढ़ में जो दर्रे हैं वो है लंपियाधुरा, लेवीधुरा, मनस्या, लिपुलेख, दारम नदीधुरा, ऊंठा, जयंती। उत्तरकाशी में दर्रा है श्रृंगकंठ। उत्तरकाशी और चमोली में जो दर्रे हैं भाई, उसका नाम है कालिंदी दर्रा। चमोली पिथौरागढ़ में जो है धातुधुरा, बाराहोती, मार्चयोग, टोपीधुरा। चामोली बागेश्वर में सुंदर ढूंगा। बागेश्वर पिथौरागढ़ में लासपा धुर्रा है, ठीक है। और पिथौरागढ़ में जो है वो है सिनला दर्रा, ठीक है। उत्तराखंड में जो बहने वाली प्रमुख नदियां हैं, नदियों में 3 नदी तंत्र, यमुना है, गंगा और काली, 3 नदी तंत्र यहाँ पाए जाते हैं। इनके साथ ही इन सभी नदी तंत्रों की बहुत सी सहायक नदियां इस क्षेत्र में प्रवाहित तो होती हैं। तो यमुना, गंगा और काली नदी तंत्र इस राज्य में है स्थित है, ठीक है। आगे चलें, बहने वाली प्रमुख नदियां देख लें कि बंद करें, अभी देख लेते हैं थोड़ा सा। प्रमुख नदियां जो हैं देखिए, इनके 3 नदी तंत्र भाई, गंगा, यमुना और काली। यमुना नदी तंत्र देखें तो इसका उद्गम होता है बंदरपूंछ के दक्षिण पश्चिम भाग में यमुनोत्री कांठा से, ठीक है। उत्तराखंड में यमुना नदी की लंबाई 136 किलोमीटर है। उद्गम स्थल से प्रयाग तक यमुना गंगा से मिलती है ना, यहीं पे प्रयाग में। तो यमुना नदी की लंबाई 1384 किलोमीटर टोटल है। यमुना नदी की खोज आसित मुनि ने की, इसलिए यमुना को आसित या आसिता नदी भी कहा जाता। तो याद रखना, आसिता नदी किसे कहते हैं? तो उसको कहते हैं यमुना को, ठीक है। बंदरपूंछ पर्वत जो है, पौराणिक नाम इसका कालिंदी पर्वत रहा है, इसलिए कालिंदी पर्वत से निकलने के कारण यमुना को कालिंदी नदी भी कहा जाता है। पौराणिक ग्रंथों में कालिंदी जो यमुना है उसको सूर्यपुत्री, शनि यम की बहन, कृष्ण की पटरानी भी कहा गया है। पौराणिक ग्रंथों में यमुना को, कालिंदी को। यमुना नदी यमुनोत्री से होकर प्रवाह करती है और यमुनोत्री धाम में स्थित मंदिर का निर्माण प्रताप शाह ने 1872-73 में कराया था। ये भी इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड स्पेशल के लिए, ठीक है, याद रखना। यमुना की सहायक नदियां देख लेते हैं भाई। ऋषि गंगा, ये भी बंदरपूंछ ग्लेशियर से निकल रही यमुना से इसका संगम होता है जानकारी चट्टी खरसाली। खरसाली में ऋषि गंगा यमुना से मिलती है। हनुमान गंगा का उद्गम बंदरपूंछ वहीं से है और ये भी संगम बनाती है कहाँ? खरसाली में, हनुमान चट्टी के पास। कमलघाट, यह नदी नौगांव में यमुना से मिलती है, ठीक है। टोंस नदी यमुना की सबसे प्रमुख नदी है, सहायक नदी भाई टोंस। यह यमुना नदी से 2.5 गुना अधिक जल लाती है और टोंस नदी 2 नदियों से मिलकर बनती है। अब वो 2 नदियां कौन सी हैं? टोंस नदी जिन 2 नदियों से मिलकर बनती है उनका नाम क्या है? उनका नाम है सूपिन और रूपिन। इन्हीं 2 नदियों से बनती है टोंस नदी। तो सूपिन नदी का उद्गम होता है उत्तरकाशी में एक सरगरोहिणी ग्लेशियर से, इसकी उत्पत्ति हो रही है। और रूपिन का उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश के डोडरा क्वार क्षेत्र से भाई। सूपिन और रूपिन नदी का संगम जो है वो नैटवाड में होता है उत्तरकाशी में,
उत्तरकाशी के नैटवाड में सुपिन रूपिन नदी मिलती हैं और यहीं से टोंस नदी का नियम निर्माण होता है। कुछ दूरी पर टोंस को तमसा के नाम से भी जाना जाता है। नैटवाड में टोंस नदी पर 60 मेगावाट की नैटवाड जल विद्युत परियोजना। नैटवाड जल विद्युत परियोजना कहाँ भाई? तो ये टोंस नदी पर है। टोंस नदी देहरादून के कालसी नामक स्थान पर यमुना से मिल जाती है। कहाँ पे? देहरादून नामक कालसी नामक स्थान पर। आसन नदी है। आसन नदी का उद्गम देहरादून के आसरोडी देहरा मार्ग के पश्चिम से यमुना से संगम रामपुर देहरादून नोट। आसन नदी सीधे यमुना से नहीं मिलती बल्कि यमुना नदी पर निर्मित शक्ति नहर में जा मिलती है। आसन नदी गिरी गंगा है। यह हिमाचल प्रदेश से निकलती है, देहरादून में यमुना नदी से मिलती है और यमुना नदी की कुछ अन्य सहायक नदियां भी हैं जैसे बनाड घाट, कुष्ठा, कृष्णा घाट, खुतनुड घाट, बरनी घाट, भद्री घाट, पूजार घाट, मुगरा घाट, गडोली घाट, ये सारे गिरी गंगा की सहायक नदी, ये यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, गंगा नदी के बारे में पता है सबको। और गंगा के भारत की सबसे लंबी नदी है। उत्तराखंड में गंगा नदी को गंगा के नाम से देवप्रयाग के बाद जाना जाता है, ये सबको पता है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलती है, तब गंगा का निर्माण होता है। गंगा नदी तंत्र को 3 नदी उपतंत्रों में बांटा गया है उत्तराखंड में। तो एक है भागीरथी नदी तंत्र, एक अलकनंदा, एक नायार नदी। 3 नदी तंत्र है उत्तराखंड में गंगा के। तो भागीरथी जो नदी उपतंत्र है, भागीरथी नदी गंगा नदी तंत्र का प्रमुख उपतंत्र है। भागीरथी का उद्गम उत्तरकाशी में गंगोत्री हिमनद के गोमुख नामक स्थान से होता है। गोमुख से देवप्रयाग तक भागीरथी की लंबाई है 205 किलोमीटर की और भागीरथी नदी गोमुख से लेकर देवप्रयाग में पहुंचती है। तो इस बीच में इससे में कई छोटी बड़ी सहायक नदियां मिल जाती हैं। ठीक है, आगे देखें। अब ये हम इसके आगे कल देखेंगे भागीरथी की प्रमुख सहायक नदियां। यहां से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये भी देख लेते हैं थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। भागीरथी प्रमुख सहायक नदियां रुद्रगंगा। रुद्रगेरा ग्लेशियर से निकलती भागीरथी से संगम कहाँ पर होता है? गंगोत्री धाम के ऊपरी स्थान पर। केदार गंगा है। उद्गम स्थल है केदारताल। भागीरथी संगम होता गंगोत्री धाम के निकट गंगोत्री धाम। का निर्माण गोरखा सूबेदार अमर सिंह थापा ने करवाया था। गंगोत्री धाम का निर्माण गोरखा सूबेदार थे अमर सिंह थापा ने करवाया था। जाड़ गंगा जो जाह्नवी नदी है उसका उद्गम होता है थांगला दर्रे से भाई। ये भैरव घाटी में आकर भागीरथी मिलती है। सिया गंगा ये झाला नामक स्थान पर भागीरथी से मिलती है। असमी गंगा है, इसका उद्गम डोंडी ताल से हो रहा है और गंगोरी नामक स्थान पर आकर मिल जाती भागीरथी से। भिलंगना नदी भी है। भिलंगना का उद्गम होता है खतलिंग ग्लेशियर से। इसका संगम गणेश प्रयाग जो पुरानी टिहरी है ना, वहां पे इसका संगम होता है भागीरथी। ठीक है, इसकी भिलंगना की जो सहायक नदी है ना, प्रमुख सहायक नदी देखें तो धर्मगंगा और बालगंगा। धर्मगंगा और बालगंगा भागीरथी की भिलंगना की सहायक नदियां हैं जो कि बूढ़ा केदार में एक होकर आगे बढ़ती हैं और घनसाली में भिलंगना नदी में मिल जाती है। भागीरथी नदी गणेश प्रयाग से आगे बढ़ती है, देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है, ये सबको पता है। अब देवप्रयाग में मिलने के बाद अलकनंदा के साथ गंगा का निर्माण होता है। अलकनंदा नदी तंत्र भाई पौराणिक ग्रंथों में इसे देव नदी कहा गया है। इसका उद्गम चमोली जिले के उत्तरी भाग में स्थित संतोपथ हिमनद से होता है। संतोपथ ताल से क्षीर सागर बोलते हैं इसको। उद्गम स्थल से देवप्रयाग तक अलकनंदा की लंबाई 195 किलोमीटर है। इसके कुछ सहायक नदियां हैं। सरस्वती उद्गम ताल देवताल झील है, केशव प्रयाग में मिलती है। ठीक है, एक भीम पुल यहाँ पे निर्मित है और स्वर्ग से जाते समय भी। ठीक है, ऋषि गंगा का उद्गम है नीलकंठ पर्वत। संगम है बद्रीनाथ संतोपथ हिमनद से। बद्रीनाथ धाम अलकनंदा की लंबाई इतनी है। बद्रीनाथ में इसका संगम होता भाई ऋषि गंगा का अलकनंदा से। ठीक है, लक्ष्मण गंगा या हेम गंगा जिसका उद्गम है हेमकुंड ग्लेशियर से। संगम गोविंद घाट में हो रहा है। लक्ष्मण गंगा की प्रमुख सहायक नदी पुष्पावती है
जो कि घांगरिया नामक स्थान पर लक्ष्मण गंगा से मिलती है। पश्चिमी धौली गंगा एक है, इसका उद्गम धौलीगिरी श्रेणी से होती है। ठीक है, इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं ऋषि गंगा, गणेश गंगा, गिरथी गंगा, ऋषि गंगा, रैनी आदि। ये सब नदियां पश्चिमी धौली गंगा से मिलती। पंचप्रयागों में विष्णु प्रयाग एकमात्र ऐसा प्रयाग है जो बिना आबादी वाले क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, बिरही गंगा, पाताल गंगा, गरुड़ गंगा, ये तीनों जोशीमठ में अलकनंदा से मिलती है भाई। ठीक है, बालखिल नदी है, तुंगनाथ रुद्रनाथ श्रेणी से निकलती है। इसका संगम अलकापुरी अलकनंदा से होती है। बालखिल नदी की प्रमुख सहायक नदी है अमृत गंगा। मंदाकिनी मंदाकिनी क्या है? मंदाकिनी का उद्गम होता है घूंघटी हिमनद से, संगम बनाती है नंदप्रयाग में अलकनंदा से। मंदाकिनी प्रमुख सहायक नदी अलकनंदा से मिलती है। प्रमुख सहायक नदी है इसका चुपला घाट, गोरी नदी, मोला घाट है। ठीक है, पिंडर नदी, इसका उद्गम होता है पिंडारी ग्लेशियर से बागेश्वर में। ये संगम बनाती है कर्णप्रयाग में आके अलकनंदा से। पिंडर नदी की प्रमुख, अच्छा पिंडर की सहायक नदी कौन सी है? अटाघाट, प्राणमती, ज्ञान गंगा पिंडर की सहायक नदी है। ठीक है, ये सब कर्ण गंगा के नाम से जानी जाती है। ओके, फिर इस तरीके से इनकी सहायक नदियां हैं सारी। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे उत्तराखंड के पंचप्रयाग, अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फायदा होगा। पेपर अच्छे से देना है। अगले वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।